हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर को है। ये एडुटेरिया द्वारा संचालित समर्पण टेस्ट सीरीज है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा टेस्ट है। इसके पहले हमने टेस्ट संख्या 1 जो है सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज जो है बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे हिंदी का पोर्शन जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का नया नाम क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग, आयरिश होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग या फिर हिंदुस्तानी होम रूल लीग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन होम रूल लीग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो होम रूल लीग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में स्थापित होने वाली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी। यह आयरलैंड के स्वशासन आंदोलन से प्रेरित थी। होम रूल लीग का उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के मांग के उद्देश्य के साथ पूरे वर्ष कार्य करने वाला एक राष्ट्रीय गठबंधन का निर्माण करना था। हालांकि मतैक्य के अभाव के कारण दो होम रूल का गठन किया गया था। पहला बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में स्थापित होम रूल लीग, जिसे इंडियन होम रूल लीग नाम दिया गया था, तथा दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में स्थापित होम रूल लीग, जिसे ऑल इंडिया होम रूल लीग कहा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी उसका नाम था इंडियन होम रूल लीग, जबकि ऑल इंडियन होम रूल लीग किसका? तो एनी बेसेंट ने जिस होम रूल लीग की स्थापना की थी उसे क्या नाम दिया गया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्यों की संख्या तिलक के होम रूल लीग से कम थी। दूसरा है कि तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय पूना था। तीसरा है कि न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। और चौथा कथन है कि एनी बेसेंट आयरिश मूल की एक थियोसोफिस्ट महिला थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर है? तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्यों की संख्या तिलक के होम रूल लीग से कम थी, ये गलत है। तिलक के होम रूल लीग से ज़्यादा थी एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्यों की संख्या। सिर्फ यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, दूसरा, तीसरा एवं चौथा कथन बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वर्ष 1919 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। दूसरा कथन है कि वर्ष 1920 ईस्वी में इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1919 तक आते आते होम रूल लीग आंदोलन का उन्माद जो है यह ठंडा पड़ने लगा। इसके अनेक कारण थे, जिसमें से था कि प्रभावी संगठन का यहाँ पे अभाव हो गया था होम रूल लीग में, और साथ ही साथ 1917 से 18 के सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन जो है होम रूल लीग पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव डाट डाट को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे नियुक्त किया गया था जॉर्ज अरुंडेल को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1906 में मद्रास, अब चेन्नई में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। मद्रास के अतिरिक्त पूरे भारत में उसकी शाखा खोली गई। इसकी लगभग 200 शाखाएं थी। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। निम्नलिखित में से कौन सा विषय हस्तांतरित विषय में शामिल नहीं था? भू राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कृषि। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, भू राजस्व। भू राजस्व जो है यह हस्तांतरित विषय में शामिल नहीं था, यह आरक्षित विषय में शामिल था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है यह कब का है? तो 1919 ईस्वी में ये आया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1915 ईस्वी में भारत आगमन के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान क्रियान्वित किया था? चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूरों का सत्याग्रह जो कि 1918 में किया गया, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का, या फिर रोलेट सत्याग्रह 1919 में। तो इसमें से किस में जो है
गांधी जी ने अपना पहला भूख हड़ताल किया था। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह हुआ था 1918 में गुजरात में, इसमें गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल जो है किया था। और सर्वप्रथम सत्याग्रह किसमें किया था, तो चंपारण में किया था 1917 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ गांधी जी की गतिविधियां हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित आंदोलन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। प्रथम असहयोग कब किया, इसका प्रयोग कब किया गया, तो यह प्रयोग हुआ इस खेड़ा सत्याग्रह में। यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह कब का, 1918 का। प्रथम जन आंदोलन किस में हुआ, तो ये हुआ रॉलेट सत्याग्रह में 1919 में। प्रथम भूख हड़ताल कब हुआ, तो प्रथम भूख हड़ताल अभी हमने देखा अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में ही हुआ था। और प्रथम सविनय अवज्ञा कब हुआ, तो ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह में। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा पहला। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 1919 में गठित डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों और साथ ही कई उदारवादी अंग्रेजों को भी स्तब्ध कर दिया था। इसलिए तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने इस मामलों की जाँच के लिए एक समिति का गठन करने का आदेश दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर आयोग में तीन भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। उन 3 भारतीय सदस्यों में कौन उस कमेटी या फिर आयोग में शामिल नहीं थे। जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान या फिर सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़। तो इसमें से कौन जो थे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर कमेटी बनी थी उसमें 3 सदस्य थे, कौन इसमें एक नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे जी जो थे इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान और साथ ही सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, ये तीनों लोग इसमें हंटर कमेटी में शामिल थे। 3 भारतीय इसमें शामिल थे। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की। कारण क्या है कि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे कौन सा कथन इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन यहाँ पे सही है पर कारण गलत है, यानी कि खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा था, ये अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था, इसलिए कारण यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिर्फ कथन सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन डाट में आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1919 ईस्वी के प्रारंभ में अली बंधुओं मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना था। इसी क्रम में नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग की गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया, जिसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। दूसरा है, जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि पहला कथन गलत है, सिर्फ दूसरा कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। पहला कथन यहाँ पे गलत है। दरअसल जो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कलकत्ता अधिवेशन, तो कलकत्ता में नहीं, ये नागपुर में किया गया था, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी किए गए। इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का भी प्रावधान किया गया था।
प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन का आधार क्या था? तो यहाँ पे इसके गठन का आधार जो था यह भाषाई आधार था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था तब आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। महात्मा गांधी द्वारा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लेने पर उपरोक्त संदर्भित कथन किनका है? तो ये कथन जो है ये किसका है? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या फिर चित्तरंजन दास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कथन जो है ये है सुभाष चंद्र बोस जी का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? नवंबर 1919 ईस्वी में, नवंबर 1920 में, नवंबर 1921 में या फिर नवंबर 1922 में? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1921 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 ईस्वी के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन के जो राजकुमार थे इनका भारत दौरा 17 नवंबर 1921 में हुआ। उनके भारत दौरे का विरोध विभिन्न स्थानों पर हड़तालों एवं प्रदर्शनों का आयोजन कर किया गया था। इसके बाद पूरे बॉम्बे समेत कई स्थानों पर हिंसक वारदातें तथा पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की झड़पें भी हुई थीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रभाव असम के चाय बागान और स्टीमरों पर काम करने वाले मजदूरों तथा असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों पर भी देखने को मिला। जब आंदोलन हड़ताल का आयोजन किया जब उन्होंने हड़ताल का आयोजन किया, उपरोक्त पर किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो यहाँ पे किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जे.एम. सेनगुप्ता, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर मास्टर सूर्यसेन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जे.एम. सेनगुप्ता का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान असम में चाय बागान और स्टीमर पर काम करने वाले मजदूरों तथा असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की। बंगाल के एक राष्ट्रवादी नेता जिनका नाम जे.एम. सेनगुप्ता था, इन्होंने इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो यहाँ पे इसका जो कारण था कौन था? पहला है कि चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन का हिंसक हो जाना, बिल्कुल सही, ये कारण वैलिड है। आंदोलन को चले हुए लगभग 2 साल हो गए और आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ होने लगा था, ये भी यहाँ पे सही है। उस दौरान खिलाफत का मुद्दा अप्रासंगिक हो गया था, ये भी कथन सही है। तो ये तीन के तीनों कारण जो है 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण में थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई है? तो ये हुई थी 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को जो है बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था सितंबर में। ये जो हुआ ये सितंबर में हुआ था, बाकी दिया हुआ है वर्ष। 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, तो नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था ये दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में। तो यहाँ पे 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का इलाहाबाद में अधिवेशन, ये कब हुआ? तो ये हुआ था जून 1920 में, जून में हुआ था ये। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे चौथा होगा, यानी कि जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, पहले चौथा हो जाएगा। फिर पहला हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु 1 अगस्त 1920। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा हो जाएगा 1920 में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे तीसरा आएगा, क्योंकि दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा क्या होगा? तो सही सीक्वेंस हो जाएगा 4 1 2 3। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव किन को चुना गया था? तो यहाँ पे प्रथम सचिव जो चुना गया था या मोतीलाल नेहरू जी को चुना गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वराजवादियों की उपलब्धि नहीं माना जा सकता? 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधान के अध्यक्ष के रूप में चुना जाना, इसको माना जाएगा। देश भर में रचनात्मक कार्यों का पर्याप्त विस्तार किया जाना, तो ये स्वराज्यवादियों की उपलब्धि जो है नहीं था। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय, ये यहाँ पे स्वराज्यों की उपलब्धि थी। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का खोखलापन उजागर, ये भी जो है स्वराज्यवादियों की उपलब्धि में शामिल था। तो यहाँ पे क्या शामिल नहीं था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की
पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। नवंबर 1923 में संपन्न हुए चुनावों में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से उन्हें डाट डाट पर सफलता प्राप्त हुई, यानी कि कितनी सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी? 38, 40, 42 या फिर 45। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 42 पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में भारत के अनेक साम्यवादी नेताओं को कारावास की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन साम्यवादी नेता उसमें शामिल नहीं था? एम.एन. राय, एस.ए. डांगे, नलिनी गुप्ता या फिर शौकत उस्मानी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा एम.एन. राय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मेरठ षड्यंत्र केस ये कब हुआ? तो मेरठ षड्यंत्र केस जो हुआ था ये हुआ था 1929 में। तो ए का हो जाएगा चौथा। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कब हुआ? तो ये हुआ 1924 में। बी का हो जाएगा पहला। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना ये 1925 में हुआ था। सी का हो जाएगा दूसरा। और अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल का गठन ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1928 में। तो यहाँ पे इसका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 जो है ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? लाला लाजपत राय और एस.ए. डांगे, लाला लाजपत राय और मुजफ्फर अहमद, लाला लाजपत राय और दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय और एम.एन. राय। तो यहाँ पे कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न यूपी पीसीएस द्वारा संचालित जो आरओ का एग्जाम हुआ 27 री एग्जाम हुआ है 27 जुलाई को, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अध्यक्ष पूछा गया था, सचिव नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरात के बारडोली क्षेत्र में किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1918 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या फिर 1928 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सन 1928 में गुजरात के बारडोली तालुका में किसान आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन के पीछे काश्तकारी नियमों में संशोधन, भू राजस्व में कमी, बेदखली के विरुद्ध संरक्षण तथा ऋणग्रस्तता से बचाव जैसे मुख्य मुद्दे थे। इसी आंदोलन के दौरान बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर तथा श्रमिक संघवाद के नए उभरते हुए वर्ग की क्रांतिकारी ऊर्जा को राष्ट्रवादी क्रांति में लगाने हेतु प्रोत्साहित किया। कारण क्या है कि नए साम्यवादी समूहों का उदय, मार्क्सवाद और समाजवाद दरिद्रतम श्रमिक वर्ग के हितों के पक्षधर थे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से ही संबंधित। कथन है कि 1920 के प्रारंभ में सरकार ने जेल में बंद विभिन्न क्रांतिकारियों की आम माफी देकर रिहा कर दिया। क्रांतिकारियों को आम माफी देकर रिहा कर दिया। कारण है कि सरकार माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करने के लिए देश में सद्भावना का वातावरण बनाना चाहती थी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाथेर दाबी नामक क्रांतिकारी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पे सचिंद्र नाथ सान्याल, मास्टर सूरसेन, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पे इस पाथेर दाबी नामक जो क्रांतिकारी पुस्तक है इसके रचयिता शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था? तो सैंडर्स हत्याकांड दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 1925 को। और केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट कब हुआ? तो ये हुआ था अप्रैल 1929 में, 1929 में हुआ था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, 1924 में।
तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई, सबसे पहले यहाँ पे चौथा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा दूसरा यानी कि काकोरी कांड जो कि अगस्त 1925 में हुआ। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे सैंडर्स हत्याकांड जो कि दिसंबर 1928 में हुआ। और सबसे लास्ट में आएगा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट जो कि अप्रैल 1929 में हुआ था। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आयोग और समिति दी हुई है, दूसरी तरफ दिया हुआ है इनका जो है कार्यप्रणाली। तो भारतीय विधि आयोग जो है यह सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं का अध्ययन, इसका काम है भारतीय विधि आयोग का। तो ए का चौथा हो जाएगा ली आयोग। तो ली आयोग का जो यहाँ पे कार्य था यह था सिविल सेवा में भर्ती की पद्धतियों की जांच करना। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा तीसरा। मुद्दीमन जो है समिति, इसका क्या कार्य था, तो इसका कार्य था प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की निगरानी करना। तो यहाँ पे सी का पहला हो जाएगा। लिथगो आयोग, तो इसका जो कार्य था क्या था, तो यह भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करना, इसका कार्य था। डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। तो इसका सही जो कूट होगा क्या हो जाएगा, तो 4 3 1 2 इसका बिल्कुल सही कूट हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन यहाँ पे सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन जो कि 1927 में गठित हुआ था, के गठन के समय ब्रिटेन के भारत सचिव कौन थे। तो यहाँ पे ब्रिटेन के जो भारत सचिव थे वो कौन थे, लॉर्ड बेकनहेड, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड लिथगो या फिर विंस्टन चर्चिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा लॉर्ड बर्केनहेड, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी कि भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड थे, जिनका मानना था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधारों हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम नहीं था। इसलिए उन्होंने 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साइमन कमीशन की अनुशंसा में शामिल नहीं था। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना जो है ये शामिल था। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, ये भी यहाँ पे शामिल था। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए, ये शामिल नहीं था। प्रांतों की कानून तथा व्यवस्था प्रांतों में निहित किया जाए, ये भी यहाँ पे शामिल था। यानी कि साइमन कमीशन की अनुशंसा में जो शामिल नहीं था यह होगा जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाना साइमन कमीशन की अनुशंसा में शामिल नहीं था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट जो कि अगस्त 1928 में आई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पे है कि इसमें 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, बिल्कुल सही है। इसमें सिंध को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई थी, बिल्कुल सही है। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित करने की बात कही गई, बिल्कुल गलत है। इसमें भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले, यह बात की गई थी। तो यहाँ पे ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन कौन सा इसमें सही है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है और चौथा भी यहाँ पे सही है। तो 1 2 और 4 जो है यह नेहरू रिपोर्ट में दी गई अनुशंसाएं थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करने वाले मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाली उप समिति में कुल कितने सदस्य की संख्या थी। तो यहाँ पे इसमें कितने सदस्य थे, 4 6 8 या फिर 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा 8, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, बाकी इमाम हसन, इमाम अली, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, जी.आई. प्रधान और तेज बहादुर सप्रू 7 इसके जो है सदस्य थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष को लेकर के टोटल कितने थे, तो अध्यक्ष को लेकर के टोटल 8 लोग थे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए किस स्थान पर सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर या फिर कराची। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में चुने जाने के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पूर्ण स्वराज्य की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध था। दूसरा है कि नमक गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान केरल में कालीकट से पोयानूर तक पदयात्रा करने वाले कांग्रेस के नेता कौन थे, चक्रवर्ती
राजगोपालाचारी, के केलप्पन नायर, गोपाल बंधु चौधरी या फिर मणि लाल। तो यहाँ पे नमक सत्याग्रह के दौरान केरल में कालीकट से और पय्यानूर तक पदयात्रा करने वाले जो थे यह थे के केलप्पन नायर जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के माध्यम से यहाँ पे करना है। नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया डाट में हुई। यहाँ 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ नमक कारखाने पर धावा बोल दिया था। तो ये कहाँ पे सबसे जो है तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी? सोलापुर, तंजौर, चटगांव या फिर धरसड़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा धरसड़ा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 25 जनवरी 1931, 19 फरवरी 1931, 5 मार्च 1931 या फिर 19 अप्रैल 1931। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 5 मार्च 1931। तो आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी इरविन समझौते का एक खास महत्व है। दरअसल इसी समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। इस समझौते का महत्व इस बात पर भी निहित है कि इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर कर दिया था। यह समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच लगभग 15 दिनों तक एक लंबी बातचीत चली थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से। कथन है 1931 का कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तव में कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। कारण है कि कराची प्रस्ताव में नागरिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों की एक सूची रखी गई थी। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे जॉर्ज पंचम, लॉर्ड बर्कनहेड, रैमजे मैकडोनाल्ड या फिर लॉर्ड इरविन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी पूर्ति करनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति कहा गया, के अध्ययन के आधार पर डाट को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। तो कब किस डेट को किया था इसको? तो इन्होंने किया 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन कब और किनके द्वारा किया गया था? 1932 में महात्मा गांधी द्वारा, 1932 में बी आर अम्बेडकर द्वारा, 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा या फिर 1934 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? तलवार, राजपुताना, विक्रांत या फिर HMS मैसूर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजपुताना से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धरसड़ा नामक नमक सत्याग्रह की घटना का एक अमेरिकी पत्रकार ने जीवंत प्रस्तुतिकरण किया था। उस पत्रकार का नाम क्या था? जेम्स सदरलैंड, स्टीफन हार्पर, बेब मिलर या फिर जॉर्ज बेली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बेब मिलर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरसड़ा में हुई थी। 21 मई 1930 को यहाँ 2000 आंदोलनकारियों ने सत्याग्रह में भाग लिया था। पुलिस ने दमन का सहारा लिया तथा प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ व्यक्ति मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। एक अमेरिकी पत्रकार जिनका नाम बेब मिलर था, वे घटनास्थल से ही इन सब पहलुओं की जीवंत रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे बेब मिलर जानते रहिएगा, ये ब्रिटिश नहीं थे, ये अमेरिकी पत्रकार थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेब मिलर जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही ये जानना भी जरूरी है कि ये अमेरिका से थे कि ब्रिटेन से थे। तो ये अमेरिकी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बादशाह खान, महात्मा गांधी, देवदास गांधी या फिर राजमोहन गांधी। तो यहाँ पे बादशाह खान, जिनका मूल नाम जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान था। तो यहाँ पे ये जो है लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस आंदोलन को जो है किस नाम से, तो बादशाह खान, इनको किसके नाम से जाना गया? तो इनको जो है
खान अब्दुल गफ्फार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना भी की थी। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रानी गौदलिनु ने किस क्षेत्र पर अपना प्रशंसनीय योगदान दिया? नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर सिक्किम। तो यहाँ पे रानी गौदल्ली जो थी ये कहाँ पे अपना जो है प्रशंसनीय योगदान दिया था इन्होंने? तो इन्होंने नागालैंड में दिया था। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कब? तो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से। कथन है कि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति से असहमत थे। कारण क्या है कि नेहरू जी का कहना था कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के कार्यक्रम को तय किए जाने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस अवस्था में पहुंच गया है जहां हमें औपनिवेशिक सत्ता में तब तक संघर्ष करते रहना होगा जब तक हम उसे पूर्ण रूप उखाड़ फेंकने में सफल ना हो जाएं। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ के गठन की बात की गई। दूसरा है कि यह अखिल भारतीय संघ 1937 के चुनाव के पश्चात अस्तित्व में आ गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात कांग्रेस के अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया था? असम, उड़ीसा, बंगाल या फिर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल में। तो जुलाई 1937 के प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के परिणामस्वरूप कांग्रेस ने 6 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया था। बाद में असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में भी उसने सरकारें बनाई। ज्ञातव्य है कि बंगाल में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई थी तथा वहाँ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की जो है सरकार गठित की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था? 1931, 1934, 1937 या फिर 1940 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1934 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में दूसरा सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये पूछा जा चुका है प्रश्न, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरे जो सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले यहाँ पे विनोबा भावे जी थे और अगर तीसरा देखा जाए तो ये ब्रह्मदत्त हो जाएंगे तीसरे नंबर के। तो याद रखिएगा पहला, दूसरा एवं तीसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है कि राष्ट्रवादियों का धैर्य उनकी कमजोरी नहीं था यह दर्शाना। दूसरा है कि लोगों की भावना को व्यक्त करना कि उन्हें युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे नाजीवादी और भारत पर शासन करने वाले दोहरी निरंकुशता के बीच कोई अंतर नहीं करते। तीसरा है कि सरकार को कांग्रेस की मांग को शांतिपूर्वक स्वीकार करने का एक अवसर और देना। और चौथा है कि भारतीयों के लिए न्याय और समानता। तो यहाँ पे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के उद्देश्य के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो ऑप्शन यहाँ पे चौथा जो है ये चौथा कथन यहाँ पे गलत है। पहला, दूसरा एवं तीसरा बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली चलो आंदोलन किससे संबंधित है? साइमन कमीशन विरोध, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे भारत चलो आंदोलन जो है किसको कहा गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1940 का पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में या फिर मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक कब हुई थी? 14 अगस्त 1942, 8 जुलाई 1942, 8 अगस्त 1942 या फिर 14 जुलाई 1942। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 14 जुलाई 1942 को। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? इसको हजरत मोहानी, महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली या फिर जयप्रकाश नारायण। तो भारत छोड़ो का नारा जो है गढ़ा गया था यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा, और महत्वपूर्ण इसको किसने बना दिया? तो गांधी जी ने इसको जो है महत्वपूर्ण बना दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और झंडा फहराया? सुजीता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता या फिर अरुणा आसफ अली। तो यहाँ पे किसने अध्यक्षता की थी और झंडा फहराया था? तो अरुणा आसफ अली ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 की सुबह एक ही झटके में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया, जिसमें प्रमुख नेता युवा अरुणा आसफ अली तस्वीर से बाहर रहीं, यानी कि इनको अरेस्ट नहीं किया गया था, और इन्होंने 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी के सत्र की अध्यक्षता की और झंडा फहराया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में डाट डाट यद्यपि अहिंसा की आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया गया, गांधी जी का करो या मरो का मंत्र गांधी जी की उग्रवादी मनोदशा का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? शेखर बंदोपाध्याय, BL ग्रोवर, बिपिन चंद्रा या फिर सुमित सरकार। तो ये कथन कहा गया है सुमित सरकार के द्वारा। ऑप्शन दी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च 1943, 23 मार्च 1943, 25 मार्च 1943 या फिर 19 मार्च 1943। तो पाकिस्तान दिवस मनाया गया 23 मार्च 1943 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। यह 23 मार्च 1940 को लाहौर प्रस्ताव को अपनाने की याद दिलाता है, जिससे ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो कि 1944 का है, किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था समकालीन संवैधानिक संकट को हल करने से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी ने 1944 में चल रहे संवैधानिक संकट को हल करने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए एक फार्मूला जो है तैयार किया था। उसका नाम क्या था? तो सी राजगोपालाचारी फार्मूला था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सी राजगोपालाचारी फार्मूला कब का है ये? तो मार्च 1945, मार्च 1945 का। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया जो है 23 मार्च 1945 को। 1945 को। देसाई लियाकत समझौता कब हुआ? तो ये जनवरी 1945 में हुआ, जनवरी 1945 में। बेबल योजना कब का है? तो ये जून 1945 का है, 1945 का। तो सारी घटनाएं यहाँ पे 1945 की ही दी गई हैं, बस मंथ अलग अलग है। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जनवरी में जो हुआ देसाई लियाकत समझौता, जनवरी 1945 में हुआ। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? तो सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो कि मार्च 1945 का है। तीसरे नंबर पर यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान दिवस मनाया गया कब? तो 23 मार्च 1945 में। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएगा बेबल योजना जो कि जून 1945 का है। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा 3-1-2-4 हो जाएगा। 3-1-2-4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर कब बने? 1921, 1922, 1923 या फिर 1924 में। तो सुभाष चंद्र बोस जो है कलकत्ता के मेयर 1923 में बने थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही निडर व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन 1921 में सेवा से इस्तीफा देकर कांग्रेस के सदस्य बनकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। वे 1923 में कलकत्ता के मेयर भी बने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मार्च 1940 में रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन के प्रतिभागियों की पहचान करें। मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान सभा। तो इसमें से जो है फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा इसमें जो है प्रतिभाग किए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मार्च 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया। यह फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि 6 अप्रैल 1940 को एक विश्वव्यापी संघर्ष शुरू किया जाना चाहिए। लोगों से आह्वान किया गया कि वे किसी भी तरह के संसाधनों के साथ साम्राज्यवादी युद्ध में मदद ना करें। उन्होंने साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए भारतीय संसाधनों के सभी प्रकार के शोषण का प्रतिरोध करने का आह्वान किया। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को पेशावर पहुंचने में किसने मदद की थी?
तो सुभाष चंद्र बोस जी को पेशावर पहुंचाने में मदद किसके द्वारा की गई थी? रविंदास, हरिभगत, सेवक दास या फिर भगत राम। तो यह किया गया था ऑप्शन डी, भगत राम जी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में ब्रिटिश अधिकारियों से बचकर भगत राम की मदद से छद्मनाम जियाउद्दीन के नाम रूप में पेशावर पहुंचे थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिटलर की मदद से सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित स्वतंत्रता सेना यानी कि मुक्ति सेना का कार्यालय कहाँ था? बर्लिन, कोलोन, ड्रेसडेन या फिर हैम्बर्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ड्रेसडेन में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जर्मनी पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की और स्वतंत्रता सेना यानी कि मुक्ति सेना का कार्यालय शुरू किया, जिसके सदस्य भारतीय सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों के पक्ष में लड़ते हुए युद्धबंदी के रूप में पकड़े गए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस या फिर एम.ए. नायर या फिर ए.एम. नायर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रास बिहारी बोस जी ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में विफल क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद रास बिहारी बोस ने 1915 में जापान जो है चले गए। आखिरकार वे एक प्राकृतिक नागरिक बन गए। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मदद के लिए जापान सरकार को मनाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो की स्थापना की और पश्चिमी साम्राज्यवाद की बुराइयों पर व्याख्यान दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली अंतरिम सरकार सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में बनाई थी? जापान, जर्मनी, सिंगापुर या फिर मलाया। तो इन्होंने बनाया था सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जापानी कब्जे वाले सिंगापुर के कैथे थिएटर में आज़ाद हिंद की प्रांतीय सरकार का गठन किया, जिसे अर्जी हुकूमत या आज़ाद हिंद के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री, युद्ध और विदेश मामलों के मंत्री बने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, हिंद द्वीप और स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप या फिर स्वाधीन द्वीप और शहीद द्वीप। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को नाम दिया था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जापानी सेना द्वारा INA को दे दिया गया था। इन द्वीपों का नाम बदलकर 6 नवंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के गठन के समय भारत सचिव कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस या फिर क्लेमेंट एटली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हमारा समय सीमित है और घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। हमारे पास व्यापार करने के लिए केवल प्रतिष्ठा और पिछली गति है और ये लंबे समय तक नहीं टिकेगी। यह कथन किसका है? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनिथगो, पैथिक लॉरेंस या फिर लॉर्ड वेबल। तो ये कथन जो है ये लॉर्ड वेबल का है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेबल द्वारा कहा गया यह कथन ब्रिटिशों की इस समझ को दर्शाता है कि भारत पर उनकी औपनिवेशिक पकड़ राजनीतिक और नैतिक रूप से तेजी से कमजोर हो रही है। यह कथन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति के संदर्भ में आया, जो आर्थिक रूप से कमजोर था और उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए आंतरिक दबाव में था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावित प्रावधानों से संबंधित सही विकल्पों की पहचान कीजिए। पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना गलत है। त्रिस्तरीय संघ की स्थापना बिल्कुल सही है। प्रांतों को स्वायत्तता से इनकार गलत है। संविधान सभा को संविधान निर्माण के अधिकार, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी और डी जो है कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावित प्रावधानों से संबंधित सही विकल्प होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा, यद्यपि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए अल्पसंख्यक को बहुमत के आगे बढ़ने पर अपना वीटो लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह अल्पसंख्यक का अर्थ है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ क्या था? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ पे किसके बारे में था? तो ये मुस्लिम लीग के बारे में था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज्य ब्रिटिश संसद का मुफ्त उपहार नहीं होगा बल्कि भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। उपरोक्त पंक्तियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा कही गई थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में प्रकाशित स्वतंत्रता शीर्षक लेखक में लिखा था कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद का मुक्त उपहार नहीं होगा, बल्कि भारत की पूर्ण आत्मा अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मिरातुल अखबार, शिशिर कुमार घोष, इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो मिरातुल अखबार जो है ये राजा राम मोहन राय जी की पुस्तक है, ना कि शिशिर कुमार घोष की। तो यहाँ पे इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर बिल्कुल सही है। तो केवल यहाँ पे दूसरा सुमेलित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिरातुल अखबार जो है यह पत्रिका राजा राम मोहन राय के द्वारा 1827 में फारसी भाषा में लिखा गया है। मिरातुल अखबार जो है 1827 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया था। यह फारसी भाषा का प्रथम जनरल भी था। शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।